क्या बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास में? प्रीडेशन, है ना। आज हमको क्या पढ़ना है? कंपटीशन। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा डेंस टॉपिक है। इसको थोड़ा सा समझदारी के साथ, ठीक है, थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ हम लोग समझेंगे इसको। कंपटीशन का क्या मतलब होता है? व्हेनेवर टू क्लोजली, ऐसा बोला जाता है कि दो, एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है दो स्पीशीज के बीच में जिसमें दोनों का लॉस होता है। ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने कल भी देखा था कि इसमें दोनों का लॉस होता है। ये बात तो क्लियर है ना। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों का ही क्या होता है? लॉस होता है, बोथ गेट लॉस, उसको हम लोग कंपटीशन बोलते हैं। क्या एग्जैक्ट ये डेफिनेशन सही है या हम धीरे धीरे इसमें क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम टॉपिक्स पर पहुंचेंगे, टॉपिक्स पर पहुंचने के बाद हमारी डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, अभी तक हम इतना क्लियर समझते हैं कि व्हेनेवर टू स्पीशीज कंपीट दे बोथ गेट लॉस, दोनों को ही क्या मिलता है? लॉस मिलता है। डार्विन जब अपनी थ्योरी दे रहा था, किस चीज की? डार्विन जब बात कर रहा था रेजिस्टेंस के बारे में, कि एक स्पीशीज दूसरे को रेजिस्ट करता है, या डार्विन जब बात कर रहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, डार्विन जब बात कर रहा था किसकी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, तब हम लोग क्या देखते हैं? तब वो ये बोलता है कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है उसकी वजह से, एक जरूरी है कि उसकी वजह से भी इवोल्यूशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, इसको समझते हैं। हर स्टेटमेंट को, ये जो चैप्टर है ना ये बोरिंग हो जाएगा, आपको पता है, लेकिन मैं इस चैप्टर को कोशिश करूंगा कि बोरिंग ना होने दूं, और आप भी ये कर सकते हो खुद से बाय जस्ट लुकिंग फॉर द एग्जाम्पल। हर स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत डीप होती है कि कुछ ऐसा ही पूरा अंट संट बात कर देगा ये, है ना, जिसका अपना रिलेटिबिलिटी बनाता ही नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी जंगल में रहते हैं, और जंगल में रहते भी हैं तो इतना फिलोसॉफिकल जाते नहीं है। तो दूसरी बात, कोई भी अगर स्टेटमेंट अगर लिखी हो, उसके फिलोसॉफिकल मतलब को जानने के लिए जरूरी होता है कि उसका एग्जाम्पल आप थोड़ा सा माइंड में क्लिक कराओ। तो जब एग्जाम्पल आपके सामने होगा ना तो चीजें आसान होंगी। तो डेफिनेशन को समझने के लिए जरूरी है उसका एग्जाम्पल। सबसे पहले जैसे इसने डार्विन वाली स्टेटमेंट को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या बोला गया? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अगर होगा, मतलब दो अलग स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन होगा, तो एक स्पीशीज उनमें से जब कंपटीशन होगा तो जरूरी है कि वो कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने की, और इम्प्रूव करना ही क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। इम्प्रूव करना ही क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। तो वही कह रहा है कि अगर किसी भी इन्वायरमेंट में आपको इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, तो उस इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से, क्या हो सकता है? नेचर में इवोल्यूशन हो सकता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो सकता है। किसमें? नेचर में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इन नेचर। पहली बात हमें समझ आएगी कि दोनों का लॉस होता है। दूसरी बात समझ आई कि जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन की वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से इवोल्यूशन हो सकता है। दो पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट एक डिफाइन करता है हद, जनरल बात है ये। कहता है कि कंपटीशन जो है ना वो तब होता है जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, कंपटीशन कब होता है? जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए, किसके लिए? सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करते हैं। दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, वो सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करते हैं। अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। भेड़िया और शेर, मतलब ऑलमोस्ट वो दे आर रिसोर्स, उनका रिसोर्स तो सेम ही है, वो हिरन के पीछे ही भाग रहे हैं। तो कंपटीशन अकर्स व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट फॉर सेम रिसोर्स। बात सही भी हो सकती है, लेकिन क्या पूरी तरह से सही है? नहीं, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। क्या होता है? जंगल में शेर
दो ऐसा हो सकता है, ये इसका ये कहने का मतलब है जंगल में दो शेर होंगे या शेर या टाइगर होंगे, वही डियर के लिए क्या करेंगे, वही हिरन के लिए क्या करेंगे, फाइट करेंगे, compete करेंगे। समझ आया? तो कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर सेम रिसोर्सेस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दो अनरिलेटेड स्पीशीज compete करें सेम रिसोर्स के लिए। समझ आया? ऐसा भी हो सकता है कि दो अनरिलेटेड स्पीशीज compete करें सेम रिसोर्सेज के लिए। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे मान लो कि कोई तालाब है, उस तालाब में जू प्लैंक्टन्स होते हैं छोटे छोटे। उस तालाब में क्या होते हैं, छोटे छोटे, क्या हो गया, उस तालाब में छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड करते हैं। उन जू प्लैंक्टन्स को कौन खाना चाहेगा? ऊपर से जो पक्षी आ रहे हैं, फ्लेमिंगोज वगैरह, वो भी खाना चाहेंगे, लेकिन उसी को वहां पे रहने वाली फिशेस भी कंज्यूम करना चाहेंगी। तो फिशेस भी डिपेंड करती हैं सेम रिसोर्स पे, और वो फ्लेमिंगोज भी डिपेंड करते हैं सेम रिसोर्स पे। ये थोड़ा सा और, लेकिन आप देखो, क्या फ्लेमिंगो और रेजिडेंट वहां की जो फिशेज हैं, क्या आपस में क्लोजली रिलेटेड है? नहीं। समझ आया? तो मैं हंस क्यों रहा था, सुनो। समझ आया मैं हंस क्यों रहा था? लड़के तुम लोग क्यों हंस रहा था? छोड़ो, उधर नहीं जाते हैं ना। तुम समझ गए कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर सेम रिसोर्स। ठीक है ना? जैसे थोड़ा सा हिंट दे देता हूं जिनको नहीं समझ आया। ठीक है, लड़के तो फिर लड़के ही हैं। देखो क्या होता है, जब मैंने बोला कि जंगल में दो शेर हैं हु आर फाइटिंग फॉर डियर, समझ गए? तो कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेट, जिनको नहीं समझ आया छोड़ दो, उतना जाना नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन फॉर चिल, ठीक है? समझ आया? वीडियो ऑन है, ज्यादा नहीं बोल सकता। कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, दो क्लोजली होगा ना, कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। दे आर कंपीटिंग। अब वही सोचो तुम, ठीक है, उधर ही जाओ। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूं, वही सोचना है। अब देखो और आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर सेम रिसोर्स, कॉमन रिसोर्स। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अगर अगर क्या हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉलेज दूसरा हो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉलेज दूसरा है। तो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी हो सकते हैं जो फाइट कर रहे हैं सेम रिसोर्स के लिए। पॉसिबल है कि नहीं है? वही कहना चाह रहा है कि जरूर दिस स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटली, तुमको समझ नहीं आया ना? आ गया, ठीक है, बढ़िया है। फिर टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कैन ऑल्सो compete फॉर सेम रिसोर्स इन सम शैलो। साउथ अमेरिकन लेक का, किसी भी लेक का एग्जांपल ले लो, साउथ अमेरिकन लेक याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। विजिटिंग जो फ्लेमिंगोज हैं, ठीक है, विजिटिंग जो फ्लेमिंगोज हैं, वो रेजिडेंट फिशेज, वो दोनों जो है, आप देखो इन दोनों में कंपटीशन है। इन दोनों में कंपटीशन है सेम रिसोर्स के लिए या नहीं है? है ना? रेजिडेंट फिशेज, वहां की रेजिडेंट फिशेज जो है, और विजिटिंग फ्लेमिंगोज, उनमें जू प्लैंक्टन के लिए कंपटीशन है, ठीक है? अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है? रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या नहीं होने चाहिए? लिमिटेड नहीं होने चाहिए। रिसोर्सेज अगर लिमिटेड नहीं है, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू। अच्छा, फीडिंग एफिशिएंसी जो होती है वो रिड्यूस हो सकती है। फीडिंग एफिशिएंसी किसी भी एक स्पीशीज की रिड्यूस हो सकती है अगर इंटरफेरिंग प्रेजेंस हो किसी दूसरे स्पीशीज का, या फिर इनहिबिटिंग प्रेजेंस हो किसी अदर स्पीशीज का। समझ आ रहा है? या तो इंटरफेरिंग प्रेजेंस है या फिर इनहिबिटिंग प्रेजेंस है किसी दूसरे स्पीशीज का। इवन रिसोर्सेज आर, मतलब रिसोर्सेज काफी प्रचुर मात्रा में है, काफी अमाउंट में अगर रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी अगर इंटरफेरिंग प्रेजेंस है या इनहिबिटिंग प्रेजेंस है, तो भी क्या हो सकता है? तो भी इंटरफेरेंस कंपटीशन हो सकता है। ये दोनों बातें अगर आप देखो, कंसीडर करो, तो ये बिल्कुल भी
ट्रू स्टेटमेंट नहीं बनती है, थोड़ी बहुत सेंस बनाती है कि competition occurs when two closely related species, competition occurs when competition occurs when two closely related species compete for सेम रिसोर्स। लेकिन बात तो ये भी है कि अनरिलेटेड स्पीशीज भी compete करते हैं, और दूसरा कि रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होने चाहिए। ये दो कंडीशन है ना, तब ये सेंस बनाएगी। क्योंकि इंटरफेरेंस कंपटीशन में ये देखोगे, अगर फीडिंग अगर क्या हो गया, अगर क्या होगा कि फूड और स्पेस अगर प्रचुर मात्रा भी होंगे, इनफ अमाउंट ऑफ फूड और स्पेस भी होगा, तो भी क्या होगा, तो भी इंटरफेयरिंग प्रेजेंस की वजह से किसी एक स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नहीं समझ आया? नहीं आया ना? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं ये एक फील्ड है जहां पे बहुत सारी घास उगी हुई है, ठीक है, बहुत सारी घास उगी हुई है इस फील्ड में। अब मैं बोल रहा हूं घास तो अबेंडेंट मात्रा में है ही, घास तो अबेंडेंट मात्रा में भी है, फूड भी अच्छा है, स्पेस भी है, यही तो बोला ना ये कंडीशन। उसने बोला रिसोर्स लिमिटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है, रिसोर्स अगर लिमिटेड नहीं भी है तो भी आप देखोगे कंपटीशन, इसने बोला रिसोर्सेज शुड नॉट बी लिमिटेड, लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं भी लिमिट होगी तो भी कंपटीशन होगा, ये कहना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक गॉट है, ठीक है, गॉट है, और यहां पे एक गाय है, ठीक है, रिसोर्सेस जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है, मान लो अनलिमिटेड नहीं लेकिन अबेंडेंट तो है ही, घास बहुत सारा है। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो गाय है ये थोड़ी सी बदमाश है, ये बड़ी हैवी भी है, ठीक है, ये गाय क्या करती है, इस गोट को भगा देती है। क्यों? इंटरफेरिंग प्रेजेंस, या फिर बोले इनहिबिटिंग प्रेजेंस, रोक रही है दूसरे स्पीशीज को। तो क्या उस गोट की फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस, होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में अब आई? समझ तुम लोगों को आ गया? पक्का आया ना समझ? तो ये दोनों बातें, दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? ये दोनों पॉइंट इससे डिफर कर रहे हैं ना, इसको काटने वाली बात है ना ये दोनों, कि टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज और लिमिटेड नहीं होने चाहिए, है ना। अगर लिमिटेड नहीं भी है तो भी आप देखोगे इंटरफेरिंग कंपटीशन होगा। क्यों? क्योंकि इंटरफेरिंग प्रेजेंस और इनहिबिटिंग प्रेजेंस तो है ही। आया? क्लियर समझ आया? अब बढ़ते हैं आगे। तो फिर अगर मैंने अभी तक जो डेफिनेशन बनाई वो पूरी तरह से सही नहीं है, मतलब कि अगर डिफाइन करना चाहो आप कंपटीशन को इस तरह से कि कंपटीशन तब होता है जब टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए compete करते हैं, क्या ये डेफिनेशन करेक्ट डेफिनेशन है कंपटीशन की? नहीं। कंपटीशन की करेक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? फिर कंपटीशन की करेक्ट डेफिनेशन ये हो सकती है कि कंपटीशन एक ऐसा प्रोसेस है, कंपटीशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज वो डिसाइड होती है इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। जब तक आपके सामने कोई कंपटीशन नहीं होगा, जब तक आपके सामने आपको अपनी कॉम्पिटेंसी का पता नहीं चलेगा। समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? जब तक आप तो अपने आप में ही खुश रहोगे, है ना, क्या मसल्स हैं, है ना, और फिर दूसरा जब आएगा वो सिक्स एब्स लेकर आ जाएगा, है ना, उसको गिटार भी बजानी आती है। तो कंपटीशन देख रहे हो तुम? तो प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, आपकी कंपिटेंसी का, आपकी फिटनेस का, किसी भी एक स्पीशीज की फिटनेस का कौन बता सकता है? जब इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। यही प्रोसेस है ना कंपटीशन का, प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज डिटरमाइंड इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। अच्छा, यहां पर हम फिटनेस कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी एक स्पीशीज की? बाय इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? आर। हमने कई सारी स्पीशीज की कल इंट्रिंसिक वैल्यू लिखी थी, आर की वैल्यू लिखी थी, है ना। ह्यूमन का कितना होता है? 0.015, है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन का। समझ आया? तो वो फिटनेस है।
कंपटीशन की डेफिनेशन समझ आई आपको? ठीक है, 1 2 3, फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ ये करेक्ट प्रॉपर डेफिनेशन है, ये किसकी, किसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन है ये? कंपटीशन के लिए। अच्छा, अब क्या कहता है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनना। कहता है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तब जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज है वो इवेंचुअली एलिमिनेट कर देगा किसको? जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज है। आ रहा है समझ? जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर भी दो स्पीशीज हैं हु आर फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, तो जो सुपीरियर रिसोर्स है, जो सुपीरियर इंडिविजुअल है या सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है, वो इंफीरियर वाले को इवेंचुअली एलिमिनेट तो कर ही देगा ना। वही है बात कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, अगर यहां पर भी हमने देखा गाय और उसकी बात कर रहे थे, गोट की, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है ये, एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो वही बात है कि भाई वहां पे आपने देखा कि गाय है ना, गाय वॉज मस्कुलर वेरी, है ना, और साइज में बड़ा था, सींग वगैरह भी बड़े थे। उसने क्या कर दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया। किसको एलिमिनेट कर दिया? गोट को एलिमिनेट कर दिया इवेंचुअली। जैसे यहां पर आपको एग्जाम्पल अगर याद रखना है, यहां पर एक एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल कौन सा याद रखोगे? एबिंगडन टॉर्टॉइस का। कौन सा एग्जाम्पल याद रखोगे यहाँ पे? एबिंगडन टॉर्टॉइस। एबिंगडन टॉर्टॉइस गॉट एक्सटिंक्ट। एबिंगडन टॉर्टॉइस क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। कहां पर? गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड याद आ रहा है? इवोल्यूशन में पढ़ा था, ये डार्विन वाला है ना। तो एबिंगडन टॉर्टॉइस जो है, अब कछुए जो है, वो कछुए तो एक्सटिंक्ट हो गई। कब? जब उस आइलैंड में किसको लाया गया? बकरियों को। वो सारी घास खा जाती थी। समझ आया? ब्राउजिंग एफिशिएंसी जो है वो बकरी की ज्यादा होगी या कछुए की ज्यादा होगी? बकरी की ज्यादा होगी। तो जब 10 साल लगे उसमें भी, कितने साल लगे? 10 साल लगे। 10 साल बाद हमने देखा क्या? 10 साल बाद हमने देखा कि जो गैलापागोस आइलैंड में जो एबिंगडन टॉर्टॉइस थे, याद रखने वाली बात है, एबिंगडन टॉर्टॉइस, जब गॉड को इंट्रोड्यूस किया गया गैलापागोस आइलैंड में, तो एबिंगडन टॉर्टॉइस जो है वो क्या हो गई? 10 साल डिकेड में एलिमिनेट हो गई, पूरी तरह से गायब हो गई। ठीक है, तो क्या ये सेटिस्फाई करता है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को? हाँ हाँ, कर तो रहा है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज विल एलिमिनेट द इंफीरियर स्पीशीज। बात सही है कि नहीं है? हो रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज यहां पे कौन हुआ? गॉट। और इंफीरियर स्पीशीज कौन हुआ? एबिंगडन टॉर्टॉइस, है ना। तो वही कहानी कह रहा है। लेकिन पता है क्या, दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, हमेशा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहते ही हैं। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये जो बात है, ये बहुत ज्यादा जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट है। ये क्या है? बहुत ज्यादा जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट है, बहुत हद सी जनरल बात है। इतनी जनरल बात जो है वो फॉलो होती नहीं है। इसके मतलब समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि दुनिया में सिर्फ सफेद और काला है। क्या दुनिया में सिर्फ सफेद और काला है? नहीं, वो होता है जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो सुपीरियर स्पीशीज जो है वो इंफीरियर स्पीशीज को क्या करेगा? एलिमिनेट कर देगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा जरूरी नहीं है? क्योंकि यहां पर एक और चीज आप पढ़ते हो, दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। ठीक है, एक सुपीरियर स्पीशीज और एक इंफीरियर स्पीशीज में जब सेम रिसोर्स के लिए फाइट होगा, ठीक है, एक सुपीरियर स्पीशीज और एक इंफीरियर स्पीशीज में जब सेम रिसोर्स के लिए फाइट होगा, गॉस ने बोला कि इंफीरियर स्पीशीज हार जाएगा, इंफीरियर स्पीशीज हार जाएगा और सुपीरियर स्पीशीज जीत जाएगा और इंफीरियर स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएगा। यही बोला ना उसने। लेकिन एक और चीज हमें पता चलती है जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या कहता है? अगर रिसोर्स यहां पे है, रिसोर्स का नाम है मान लो ए, ठीक है, रिसोर्स मान लो यहां पे है, ठीक है, और दो स्पीशीज हैं, मान लो एक्स और वाई, हु आर फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्स। रिसोर्स का नाम क्या है? ए। ठीक है, और सुपीरियर कौन है? एक्स। एक्स इज ऑलवेज सुपीरियर। ठीक है, एक्स मान लो क्या है? सुपीरियर है। तो एक्स अगर सुपीरियर है तो क्या होगा?
वाई क्या कर सकता है, अपना एरिया भी तो बढ़ा सकता है, अपने कंपटीशन रिलीज कर सकता है वो। हाउ? दे कैन गो एंड सर्च फॉर बी। समझ आया कि नहीं आया? और भी तो कॉलेज है। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? तो देखो क्या बात कर रहे हैं हम, तो मरना नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो कि यहीं पे लड़ मर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या कहता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज यही कहता है कि, ध्यान से सुनना, कॉम्पिटिटिव रिलीज ये कहता है कि जब जरूरी नहीं है कि सुपीरियर और इंफीरियर स्पीशीज में लड़ने मरने वाला कंपटीशन होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव रिलीज नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ने यही दिखाया कि बैलेनस जो है वो डोमिनेट करता था, उसने उसकी वजह से कैथामेलस एक्सटिंक्ट नहीं हुए, एलिमिनेट नहीं हुए, खत्म नहीं हुए वहां से। एबिंगडन टॉर्टोइस तो एक्सटिंक्ट हो गए ना, ये देखो एबिंगडन टॉर्टोइस क्या हो गए यहाँ पे, एक्सटिंक्ट हो गए। बोला एक्सटिंक्ट क्यों होना है, आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, देखो क्या हुआ, बैलेनस डोमिनेट्स। बैलेनस जो था स्पीशीज, एक जगह पर कॉर्नेल का एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या कहता था कि बैलेनस डोमिनेट कर रहा है। बैलेनस डोमिनेट कर रहा है मतलब बैलेनस क्या सुपीरियर स्पीशीज हुआ कि नहीं हुआ? बैलेनस सुपीरियर स्पीशीज हुआ। ठीक है, बैलेनस सुपीरियर स्पीशीज हुआ, तो उसकी वजह से कैथामेलस क्या हो गए, कैथामेलस क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। थोड़ा सा एरिया बढ़ा लिया उन्होंने, अपना जोन अलग कर लिया। एक और यहां पर चीज होती है, एक और यहां पर चीज होती है जिसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। एक और चीज हम लोग क्या बोलते हैं, को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस मतलब कि जैसे मान लो हमने देखा कि स्पीशीज क्या करते हैं, कंपटीशन को अवॉइड करते हैं बाय डिफरेंट टाइम्स। हाँ, कई स्पीशीज क्या करते हैं, ठीक है, अब सीरियस वाला एग्जांपल है ये, वो वाला उधर मत सोचो, ठीक है, गलत हो जाएगा। कई स्पीशीज क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जिस समय पर शेर और भेड़िए जो होते हैं, इनका पानी पीने का टाइम अलग अलग होता है ना? शेर और भेड़िए जो, जैसे शेर अगर सुबह सुबह पानी पी रहा है तो भेड़िया कब पानी पी रहा है, शाम को। समझ? तो क्या कह रहा है, अवॉइड कंपटीशन बाय डिफरेंट टाइम्स, टाइम चेंज कर दिया। या फिर आपने बोला डार्विन फिंचेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन था, अरे आवाज नहीं, डार्विन फिंचेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन था सीड हैबिटेट के लिए, तो वो क्या कर गए, इवॉल्व कर गए। वो क्या करते हैं, फूड हैबिटेट ही चेंज कर देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है, को एग्जिस्टेंस हो सकता है। को एग्जिस्टेंस के बारे में किसने बताया, को एग्जिस्टेंस को बहुत ही ब्यूटीफुली अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था, किसने, मैकआर्थर ने, कि वॉबलर्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं, 5 तरह की स्पीशीज ऑफ वॉबलर जो है वो सेम ट्री में सर्वाइव कर रही हैं। को एग्जिस्टेंस ही तो हुआ ये। तो को एग्जिस्टेंस भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज भी नेचर में एग्जिस्ट करता है। समझ आया? कॉम्पिटिटिव रिलीज भी एग्जिस्ट करता है और को एग्जिस्टेंस भी एग्जिस्ट करता है। तो ये बहुत ज्यादा जनरलाइज, अब समझ आया मैंने क्यों बोला कि ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा जनरल स्टेटमेंट है। हुआ ना कि क्या हमेशा यही बात सच होगी क्या? नहीं, ये बात भी सच है, काफी हद तक सच है, इसको मैं झुठला नहीं रहा, लेकिन कॉम्पिटिटिव रिलीज भी सच है, कॉम्पिटिटिव रिलीज भी सच है और को एग्जिस्टेंस भी सच है। तो आपको कितने पॉइंट मिल गए, 1 2 3, और ये चौथा, और ये कौन सा पॉइंट है, 5। उसी के हमने सब्स्टिट्यूट देखे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के, कि कॉम्पिटिटिव रिलीज और दूसरा हमने क्या बोला, को एग्जिस्टेंस। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? रिसोर्स पार्टीशनिंग बोलते हैं इसको, रिसोर्स पार्टीशनिंग बोलते हैं इसको, है ना? समझ आया? ओके, पैटर्न अपना, ऑर्गेनिजम्स अपना पैटर्न बदल लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स अपना टाइम बदल लेते हैं, है ना? ऑर्गेनिजम्स अपना फूड हैबिटेट बदल लेते हैं, कॉम्पिटिटिव रिलीज करते हैं, किसी ना किसी तरीके से कोएग्जिस्ट करने की कोशिश करते हैं। समझ आया? कंपटीशन, कंपटीशन में सबसे पहले हमने बात की कि इट इज एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप ऑफ स्पीशीज वेयर बोथ गेट लॉस, दोनों का लॉस होगा। ठीक है, डार्विन ने बोला था रेजिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में कि भाई इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है नेचर में। यहां पर हमने बात की कि भाई अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगे वो कंपीट करते हैं सेम रिसोर्स के लिए,
लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि अनरिलेटेड स्पीशीज भी फाइट कर सकते हैं, और रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटेड। अगर लिमिटेड नहीं भी हुई, मान लो रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं भी हुई मान लो, तो भी क्या होगा, तो भी इंटरफेरिंग कंपटीशन तो होगा ही होगा, इंटरफेरिंग कंपटीशन होगा। तो डेफिनेशन क्या बनकर आती है, डेफिनेशन ये बनकर आती है कि प्रेजेंस प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। ठीक है, ये है। और फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज कैसे डिफाइन करते हो, फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज बाय इंट्रिंसिक वैल्यू बाय आर वैल्यू। ठीक है, किसी भी स्पीशीज की फिटनेस कैसे डिसाइड होती है, बाय डिसाइडिंग टू द आर वैल्यू। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो सुपीरियर स्पीशीज जो है वो इंफीरियर स्पीशीज को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, उसकी वजह से इंफीरियर स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा। कोई एग्जांपल, हाँ, अबिंगडन टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो जाते हैं गैलापागोस आइलैंड में जब वहां पर गॉट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्यों, गॉट का आजकल तो मतलब अलग होता है, पता है किसी को गॉट का मतलब पता है? अरे दिलजीत दोसांझ का गाना गॉट नहीं सुना तुमने, सुनना कभी। गॉड का आजकल कोई जैसे किसी को गॉड बोल दे ना तो वो तारीफ होती है। क्योंकि गॉड का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सुना नहीं, सुना होगा ये तो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आजकल बहुत सारे टर्म्स चल रहे हैं। ओपी, ओपी का क्या मतलब होता है, ओवर पावर्ड, है ना, ऐसे ऐसे टर्म्स चलते हैं सोशल मीडिया पे। ओजी, ओजी का क्या मतलब होता है, ओरिजिनल गैंगस्टर। ठीक है, किसी को कोई ओपी बोलता है, कोई ओजी बोलता है, ठीक है, तो ऐसा ओजी, ओरिजिनल गैंगस्टर। ठीक है, चलो क्या बात कर रहे थे हम, एबिंगडन टॉर्टोइस गॉट एक्सटिंक्ट इन गैलापागोस आइलैंड व्हेन गॉड्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ड्यू टू ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ गॉड्स, क्योंकि गॉड्स की जो एफिशिएंसी है वो क्या थी, ज्यादा थी। किस चीज की, चरने की एफिशिएंसी ज्यादा थी, ज्यादा जल्दी ब्राउजिंग एफिशिएंसी उनकी ज्यादा थी। फिर गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया, लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव रिलीज भी एग्जिस्ट करता है। कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जो कौन डोमिनेंट थे, बैलेनस डोमिनेंट थे, उसकी वजह से उसने कॉम्पिटिटिव रिलीज किया, एक्सक्लूड्स कैथेमल्स। रिसोर्स पार्टीशनिंग, क्या बोला, रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग का क्या मतलब कहता है कि को एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट कर सकता है अगर रिसोर्सेज का पार्टीशनिंग हो, यानी कि दे अवॉइड कंपटीशन बाय डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग। फीडिंग का टाइम अगर अलग हो जाए, फोरेजिंग पैटर्न अलग अगर हो जाए, जैसे कि 5 वॉबलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री, मैकार्थर ने बताया था। ठीक है, अब एक चीज और पढ़ते हैं हम यहाँ पर, एक चीज और पढ़ते हैं हम यहाँ पर। एक कंपटीशन हो गया ना, कंपटीशन के बाद हमारा जो पढ़ना है हमें, वो क्या पढ़ना है, कंपटीशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं हाँ, पैरासिटिज्म नहीं, कंपटीशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉमेंसलिज्म। फॉर एग्जांपल क्या पढ़ते हैं हम, कॉमेंसलिज्म। देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को ना कोई फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। कॉमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें एक का फायदा होता है और दूसरे का ना कोई फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई थ्योरी नहीं है। देखो, सबसे बड़े जो रिलेशनशिप्स है ना वो 2 हैं, प्रीडेशन, क्योंकि प्रीडेशन में मैंने पूरा बोर्ड भरा था और प्रीडेशन में बहुत सारी थ्योरीज भी उठकर आती हैं। क्या क्या आ रही थी प्रीडेशन में थ्योरीज, प्रीडेटर के पहले तो याद करें, अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो प्रीडेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रीडेशन में सबसे पहले मैंने बोला था प्रीडेटर्स जरूरी हैं। क्यों है प्रीडेटर्स जरूरी, क्योंकि हाँ, प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं ये, क्योंकि प्रे पॉपुलेशन अगर अंडर कंट्रोल नहीं रहेंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो खुद ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्यों, फूड स्कार्सिटी की वजह से। ये भी है बात। फिर हमने बोला था कि भाई प्रीडेटर्स और क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट प्रीडेटर्स क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया वाला केस पढ़ा था, बाहर से अगर कोई स्पीशीज आ गई ऑस्ट्रेलिया में तो कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर हमें लाना पड़ा, इस तरह से भी काम आते हैं। फिर हमने बोला था बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स की तरह भी यूज करते हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज, है ना, ड्रैगन फ्लाइज, और आप किसका यूज करते हो, लेडी बर्ड्स का यूज करते हो, दैट इज बीटल, टू एलिमिनेट मॉस्किटो एंड फ्लाइज इन योर एग्रीकल्चरल फील्ड। हुआ ना ये। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था कि भाई प्रीडेटर्स जो होते हैं बहुत प्रूडेंट इन नेचर होते हैं,
है ना, प्रूडेंट इन नेचर होते हैं, उसमें हमने पढ़ा, बहुत सारी थ्योरीज हैं यहाँ पे। प्रूडेंट इन नेचर धैर्यशील बहुत होते हैं, क्योंकि अगर धैर्यशील नहीं होंगे तो वो सबको मार डालेंगे, है ना। दूसरी बात हमने बोला था इवोल्यूशन करते हैं प्रे। प्रे का कैसा कैसा इवोल्यूशन होता है, एनिमल्स कैसे इवॉल्व करते हैं, कैमोफ्लाज करते हैं वो, है ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग कलर के हो जाते हैं, कैमोफ्लाज करते हैं वो। और क्या बताया था, पॉइजनस हो जाते हैं कई तरह के स्पीशीज, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई, है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स तो भाग भी नहीं सकते हैं, तो प्लांट्स क्या करेंगे अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, वो थॉर्न्स और स्पाइंस डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि अकेशिया, जैसे कि कैक्टस, है ना। फिर हमने बोला कि कई स्पीशीज जो है अलग अलग तरह का मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस करते हैं, जैसे ये थॉर्न्स और स्पाइंस के बारे में बोला। कई स्पीशीज केमिकल डिफेंस करते हैं, है ना, कई तरह का पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड सिक्रीट करते हैं, जो जब कोई गॉट वगैरह खाने आएगी उसको, तो क्या हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ सकता है या मर भी सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। रिप्रोडक्शन रुक जाएगा, मर जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, डाइजेशन रुक जाएगा, इंजेक्शन रुक जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसको अगर वो प्लांट खा ले, इसलिए वो प्लांट को खाना अवॉइड करेगी। कई तरह के केमिकल सिक्रीट करता है जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैफीन, निकोटीन, स्टायरिशीन और ओपियम, ये सब, है ना। कल की क्लास रिवाइज हो गई 2 मिनट, है ना। अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं, कॉमेंसलिज्म। क्या बात कर रहे हैं, कॉमेंसलिज्म। तो कॉमेंसलिज्म में ज्यादा थ्योरीज नहीं है, थ्योरी किसमें है, कंपटीशन में और प्रीडेशन में। इसमें कंपटीशन में देखा थोड़ी थोड़ी डीप बातें जाती हैं, है ना, यहाँ बातें थोड़ी सी डीप हैं, ठीक है, समझना पड़ेगा। और कॉमेंसलिज्म में कुछ नहीं है, कॉमेंसलिज्म में बस एग्जाम्पल, डेफिनेशन, बात खत्म। एग्जाम्पल पर फोकस है, क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ पे एग्जाम्पल से, यहाँ से बहुत असर्शन रीजंस बन सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। और अगर असर्शन रीजन कुछ बनता है यहाँ पे, तो आपको पता है कंपटीशन में किधर सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग को खोल के सोचने की जरूरत है। कॉमेंसलिज्म में क्या बोल रहा था मैं, कॉमेंसलिज्म में ध्यान से सुनना, पहला एग्जाम्पल कॉमेंसलिज्म का बनता है मैंगो, ऑर्किड, हाँ, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री। ऑर्किड जो है वो मैंगो ट्री पे, देखा है कभी आम के पेड़ पे छोटे छोटे अलग ही फूल पत्तियां उग गई हैं, मतलब वो मैंगो ट्री को बिलोंग नहीं करती हैं, मैंगो ट्री को वो बिलोंग नहीं करती है। मतलब आम के पेड़ पे कोई दूसरा पौधा उग रहा है, या किसी और पेड़ पे आपने दूसरे छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह उगते हुए देखे होंगे, तो इसमें आम के पेड़ का कोई फायदा है, कोई नुकसान है, फायदा किसका है, ऑर्किड का। या कोई और फ्लावर अगर छोटा सा प्लांट अगर उग रहा है उसमें, तो उसका। समझ आया कि नहीं आया, उस प्लांट की टहनी से में ही थोड़ा बहुत मिट्टी अगर जम गया था तो वहां से थोड़ा प्लांट उग रहा है, तो फायदा किसका है, ऑर्किड का। इसका ना कोई फायदा है और ना कोई नुकसान है। क्या ये कॉमेंसलिज्म समझ आया। दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बार्निकल्स ग्रो होते हैं, इसकी फोटो देख लेना एक बार तो और समझ आएगा। बार्निकल्स ग्रो होते हैं किसकी बॉडी सरफेस पे, ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ वेल्स, ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ वेल्स। वेल इतना बड़ा जानवर है, ऐसा बोलते हैं, कहीं पढ़ा था मैंने कि वेल इतना बड़ा जानवर है कि उसकी ब्लड वेसल्स बहुत, इतनी बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स हैं उसकी, ठीक है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स जो ये हैं, ये देख रहे हो, उस बोलते हैं उसकी ब्लड वेसल्स इतनी बड़ी है कि आप उसके ब्लड वेसल्स में तैर सकते हो। समझ आया, इतनी बड़ी तो उसकी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वीन्स। तो सोचो वो कितना विशालकाय होगा, है ना, होगा वो। तो अब उसके बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे बार्निकल्स, स्पीशीज होते हैं ये बार्निकल्स, वो ग्रो हो जाते हैं। तो क्या वेल को कोई फर्क पड़ेगा, ग्रो हो भी गया तो नहीं, उसको कोई नुकसान है, उसको कोई फायदा है, कुछ फायदा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फायदा किसका है, बार्निकल्स, क्यों, उनको शेल्टर मिल गया, जैसे ऑर्किड को शेल्टर मिला था। समझ आया। दूसरा, अब तीसरा एग्जाम्पल स्मॉल फिशेस, तीसरा एग्जाम्पल स्मॉल फिशेस एंड शार्क, शार्क या कोई ऐसी बड़ी मछली, ठीक है। क्या होता है, जो शार्क होती है, देखा होगा शार्क या कोई बड़ी मछली जो होती है, वो ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे तैर रही है। ध्यान से सुनो, ठीक है, लिखना और रटना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, समझने वाली चीज है। देखो क्या बोला, कि ग्रेट व्हाइट शार्क है, मान लो कोई बड़ी शार्क है। अब ये जो शार्क है, जब शार्क ऐसे चल रही होती है ना, समुंदर में, अब क्या होता है, इसके नीचे हजारों की तादाद में,
हजारों की तादाद में शार्क के नीचे फिशेस घूम रही होती हैं। क्या कभी अगर ये शार्क चाहे भी तो घूम के कभी इनको खा सकती है? कभी नहीं, वो फिर नीचे आ जाएंगे। समझ आया? तो उन छोटी वाली फिशेस को पता है कि ये ग्रेट व्हाइट शार्क तो कभी खाएगी नहीं, है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फायदा किसका है? वो जो छोटी छोटी फिशेस है ना, उनका फायदा है। क्यों? क्योंकि शार्क को अटैक करने तो कोई नहीं आ रहा है, तो शार्क के जो समुदाय में ये रह गई तो कोई प्रीडेटर इनको खाने का आएगा नहीं, क्योंकि सब शार्क से दूर दूर भागेंगे। समझ में आ रहा है? पहला प्रीडेशन से बच गई है छोटे छोटे फिशेस। दूसरा, जब शार्क किसी को अटैक करेगी, शार्क जब किसी को अटैक करेगी तो ऐसा तो नहीं है पूरी इनगल्फ तो नहीं करती है, वो तोड़ तोड़ के पीसीज में खाएगी उसको। जब तोड़ तोड़ के पीसीज में उसके खाएगी तो छोटे 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 टुकड़े जो होंगे वो नीचे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, और वो उन टुकड़ों को कौन समेटेंगे? ये जो छोटे छोटे फिशेस हैं। तो हद ले दे के फायदा जो किसका चल रहा है? स्मॉल फिशेस का। लेकिन शार्क का ना कोई फायदा है और ना कोई नुकसान है। समझ आया? समझ आया? फोर्थ, कैटल, इग्रेट, ये यहां भी देखने को मिलेंगे, एंड बफेलो। ठीक है, कैटल, इग्रेट एंड बफेलोस। फॉर एग्जाम्पल, जब भैंस या गाय आपने चरते हुए देखी हो, ठीक है, भैंस या गाय आपने चरते हुए देखी हो, तो या यहाँ पे भी जब मैं डेली देखेंगे, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। कैटल इग्रेट क्या होती है? एक पक्षी होती है, ठीक है, पक्षी होती है जो जिसकी चोंच थोड़ी सी लंबी होती है, देखा होगा यहाँ आसपास आपने, ठीक है। तो क्या होता है, जब बफेलो या गाय या भैंस बकरी कोई भी जैसे चर रहे होते हैं बड़ी बड़ी घासों में, जब वो चर रहे हैं, तो जब वो चर रहे होते हैं ना, तो छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं उन घासों से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब वो चरते हैं, जब वो इस ग्रेजिंग फील्ड में वो जब चर रहे हैं, तो छोटे छोटे कीड़े क्या करते हैं? उड़ते हैं। और वो उन कीड़े जैसे ही उड़ेंगे, उनको कौन पकड़ेगा? ये कैटल इग्रेट, ये पक्षी, और खा जाएगा। तो इसमें बफेलो को का कोई फायदा है? नहीं। कोई नुकसान है? नहीं। फायदा किसका है? कैटल इग्रेट का। समझ आया? पांचवा एग्जाम्पल हुआ आपका क्लाउन फिशेस और सी एनिमोन। क्लाउन फिशेस और सी एनिमोन, इसका डायग्राम देखोगे और समझ आएगा। एक मूवी आई थी नीमो करके, छोटी छोटी फिशेस होती हैं ऑरेंज कलर की, काफी खूबसूरत, इतनी छोटी 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 फिशेस होती हैं। ये क्या करती हैं? सी एनिमोन भी एक तरह का जीव ही है, ठीक है, सी एनिमोन भी एक तरह का जीव ही है। एनिमल किंगडम में पढ़ोगे आप इसको, वहां पे जाके ये बहुत ज्यादा तादाद में ये सी एनिमोन फैले हुए होते हैं, ठीक है, वहां पे जाके ये छुप के रहती हैं। तो इन क्लाउन फिशेस को क्या मिल गया? रहने की जगह मिल गई, क्योंकि इनका कलर वलर थोड़ा मैच कर जाता है। और दूसरा, सी एनिमोन के अंदर घुस के तो कोई रहने मतलब प्रीडेशन करने नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत नैरो जगह है ना। तो सी एनिमोन का जो स्पेस है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्लाउन फिशेस रह रही हैं, शेल्टर ले रही हैं, ठीक है। तो रहने की जगह किसको मिल गई? क्लाउन फिशेस को। तो इस क्लाउन फिश, इसका फायदा हो गया। इन सब का देख रहे हो, फायदा फायदा फायदा, इनका ना कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है। समझ आया कॉमेंसलिज्म? इससे ज्यादा कॉमेंसलिज्म में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ले दे के हमारा बचता है क्या? पैरासिटिज्म और एमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म, तीन बचते हैं। ये कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कथा समाप्त, नोट कर लो। लेकिन मैंने जैसा बताया आपको, ये कंपटीशन और प्रीडेशन पे बहुत ज्यादा जोर देना, क्योंकि दोनों में बहुत सारी थ्योरीज हैं। इनमें कुछ नहीं होगा, आगे जो भी पैरासिटिज्म सीधे सीधे हैं, इनमें देख रहे हो ना काफी सारी थ्योरीज उठकर आती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलो नोट कर। सोता रहता है पूरी क्लास में, है? पढ़ लिया कर। हाँ भाई, पढ़ेगा कौन? अच्छा, हाँ भाई, नींद पूरी हुई? कोई बात नहीं, सो जा। मैं क्या करूं भाई, नहीं पढ़ना तो मैं क्या करूं?